तो ये आपके पास जो है, दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें आपको कहता है, यू आर द ऑडिट मैनेजर एट सलमान परवेज एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. You are responsible for the audit of United Health Limited and its group financial statements for the year ended 31st May 2021. Following information have been provided to you by the audit team. So name of the company given है United Health Group, United Health Limited, Quality Labs Limited. Revenue given है, profit before tax given है, total assets given है. सही है जी. तो ये कुछ मुख्तलिफ तरह की आपके पास information given है about this specific company. तो यूनाइटेड हेल्थ लिमिटेड एंड एट द सेम टाइम इट्स ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आपको डिटेल गिवन है. अब ना रिक्वायरमेंट जो क्वेश्चन की है वो ये है कि क्रिटिकली इवेल्युएट द इश्यूज brought to your notice and advise the course of action. Critically evaluate the issues and advise the course of action. So अब बेसिकली देखें, क्रिटिकली इवेल्युएट का मतलब कुछ तरीके से क्या है. क्रिटिकली इवेल्युएट का मतलब कुछ तरीके से है कि आपने अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में इवेल्युएट लिखा हो तो सिर्फ और सिर्फ इवेल्युएट लिखने का मतलब ये है कि आपने दोनों साइड्स पे बात करनी है. बट व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट क्रिटिकली इवेल्युएट, इसका मतलब ये है कि आपने प्रॉब्लम्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है. व्हेन इट टॉक्स अबाउट द क्रिटिकल इवेल्युएशन, दैट मींस कि आपने प्रॉब्लम्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है. आई रिपीट, आपने प्रॉब्लम्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है. दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू. अच्छा जी. नाउ व्हाट नेक्स्ट इज देयर, नेक्स्ट सिचुएशन को इस तरीके से कि जी जो है क्या बोलते हैं कि आपके पास नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि आपको कहता ही है कि ब्रॉट टू योर नोटिस एंड एडवाइस द कोर्स ऑफ एक्शन. देखें, जब हम बात करते हैं ना अबाउट द कोर्स ऑफ एक्शन, तो कोर्स ऑफ एक्शन को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन. कोर्स ऑफ एक्शन का भाई मतलब ये होता है कि आपके इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. आपके ऑडिट के रिस्पॉन्सेज भी आ जाते हैं. ऑडिट के रिस्पॉन्सेज के साथ साथ जो है आपके पास मजीद ये चीज है कि इन एडिशन टू द ऑडिट रिस्पॉन्सेज आपके पास जो है रिस्पॉन्सेज और इसके साथ साथ जो है क्या बोलते हैं कि आपके जो मुख्तलिफ तरह के एक्शंस दैट यू आर एक्चुअली गोना बी टेकिंग. तो ये तमाम की तमाम चीजें हैं. ये तमाम की तमाम चीजें जो है ना, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कवर अप नाउ. अब देखें, आप बात सुनिएगा और बात समझिएगा जरा. वो ये है कि आपने इन तमाम की तमाम चीजों को देखना. उसके बाद कहता है डिस्कस द रिपोर्टिंग implications on the group financial statement due to the auditor's inability to obtain sufficient appropriate evidence regarding QLL's financial statement. So आपको कह रहा है भाई एक बात बताओ कि डिस्कस करो रिपोर्टिंग implications. क्या चीज की रिपोर्टिंग implications on the group financial statement due to the inability to obtain sufficient and appropriate audit evidence. सही है ना. अच्छा, अब देखें, आप बात समझें, जरा समझिएगा. अच्छा जी. अब देखें, अब एक चीज जरा समझिएगा. तो वन बाय वन हम जरा देखते हैं. पहली चीज तो कुछ तरह से कि आपके पास यूनाइटेड हेल्थ लिमिटेड की बात करते हैं. कह रहा है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक यूएचएल हैज विटनेस सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन सेल्स. जब भी आपके पास डिक्लाइन इन सेल्स आती है तो डिक्लाइन इन सेल्स का मतलब ये होता है कि दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट. जब भी आपके पास डिक्लाइन इन सेल्स आएगी तो डिक्लाइन इन सेल्स का मतलब ये होगा कि दिस इज एक्चुअली एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट. अच्छा जी. अब अगर मैं मजीद बात करूं इस केस के अंदर, तो मजीद सिचुएशन क्या है. मजीद सिचुएशन को इस तरीके से कि आपको कहता ही है कि जी जो है क्या बोलते हैं, इन ऑर्डर टू मीट द सेल्स टारगेट UHL entered into 5 large contracts with its customers for supply of its products. So UHL entered into 5 large contracts with its customers for supply of its products. All these customers carried risk of either non-payment or delayed payment. देखिए, अब एक बात समझिएगा. अगर नॉन पेमेंट है ना बेटा,
तो नॉन पेमेंट के ऊपर तो आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने की इजाजत ही नहीं है। आई रिपीट, अगर नॉन पेमेंट है तो नॉन पेमेंट के अंदर जो है वो आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने की इजाजत ही नहीं है। अच्छा, अब ना अगली बात जरा समझिएगा। अगली बात को इस तरीके से कि अगर नॉन पेमेंट के ऊपर आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने की इजाजत नहीं है, तो अब ये जो बात कर रहा है ना कि भाई जो है वो ऑल दीज कस्टमर्स, तमाम के तमाम कस्टमर्स जो हैं, दे कैरिड द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। क्या रिस्क था इनके अंदर? इनका रिस्क ये था कि भाई नॉन पेमेंट का रिस्क। अब ना, और डिलेड पेमेंट का। नॉन पेमेंट का मतलब ये है कि तुम्हें तो सेल बुक करते हुए भी 10 बार सोचना पड़ेगा। तुम्हें तो सेल बुक करते हुए भी 10 बार सोचना पड़ेगा। दैट इज समथिंग दैट यू वुड हैव टू कीप इन माइंड। अच्छा, अगली बात को इस तरीके से कहता है, इन एडिशन टू द अबव यूएचएल आल्सो एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ लैब इक्विपमेंट। UHL had agreed to a pricing model in which 80% of the contract amount will be received as a regular price of the equipment and 20% will be received as performance bonus subject to the timely delivery of the equipment. तो UHL ने बेसिकली क्या करा है? UHL ने बेसिकली करा कुछ तरह से कि एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुआ है जहां पे 80% पेमेंट उसको मिलेगी, 20% उस सूरत में मिलेगी कि जी जो है क्या बोलते हैं कि अगर तो ये टाइमली जो है वो डिलीवरी कर दे, अगर तो ये टाइमली डिलीवरी कर दे, टाइमिंग के ऊपर जो है वो बाउंड है। कहता है UHL has always been able to deliver all its equipment within agreed time. However, due to COVID-19 lockdown in the country of import, UHL may not be able to receive the lab equipment on time, and consequently UHL may not be able to timely supply to its customers. तो हम वन बाय वन जरा बात करते हैं, वन बाय वन जरा डिस्कस करते हैं। सही है। पहली चीज ये जरा समझिएगा कि UHL का इटसेल्फ देखें, कंसोलिडेटेड अलग है और ये अलग है। सही है। अगर मैं इसमें बात करूं कि जी जो है ये 2900 को आप अगर डिवाइड बाय 24,773 करेंगे, सो दिस इज एक्चुअली 11.7%। आप 8100 को डिवाइड बाय 54,000 करेंगे, सो दिस इज एक्चुअली 15% मार्जिन। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 11,000 डिवाइड बाय 75,000, दिस इज 14.67% मार्जिन। अच्छा, अब एक बात और समझिएगा, ये जो रेवेन्यू है ये ग्रुप का कितना परसेंट है? 24,773 डिवाइड बाय 24,773 डिवाइड बाय 75,000, तो तकरीबन जो है वो 33% है, और ये तकरीबन 67%। सही है जी। तो ये आपके पास कुछ रेवेन्यू की कहानी आ गई कि 33% एक का है, 67% एक का है, ये तमाम की तमाम चीजें आ गई। अब देखो अब बात सुनिएगा और बात जरा समझिएगा। वही है कि आपको कह रहा है कि भाई आपने जो ना इसको इवेल्युएट करना है, क्रिटिकली इवेल्युएट। तो अब हम बात करते हैं अबाउट दिस क्वेश्चन। तो यूनाइटेड हेल्थ लिमिटेड के अंदर जो है, अगर हम बात करें यूनाइटेड हेल्थ, अच्छा, amongst the issues discussed in the scenario, following matters are required to be considered. यूनाइटेड हेल्थ लिमिटेड से रिलेटेड जो है वो पहला मसला ये है कि रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट एंड डिलेड पेमेंट। अच्छा जी, अब ना रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट है, रिस्क ऑफ डिलेड पेमेंट है। सो इस केस के अंदर आप एक चीज जरा समझिएगा कि जो है क्या बोलते हैं कि इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ in accordance with the requirements of IFRS 15, तो IFRS 15 की जो रिक्वायरमेंट है, उस IFRS 15 की रिक्वायरमेंट को अगर आप मद्देनजर रखोगे, तो उस रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, वो ये है कि द रेवेन्यू कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड if it is probable that the amount will be recovered. If the recoverability
of the amount is not probable, revenue shall not be recognized. In the current situation, the contracts entered into with the customer where there is a high probability that the amount shall not be recovered. तो करंट सिचुएशन के अंदर जहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू द कस्टमर वेयर देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट द अमाउंट्स शैल नॉट बी रिकवर्ड, तो ऐसी सिचुएशन जहां पे आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी है कि अमाउंट शैल नॉट बी रिकवर्ड, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे? उस केस के अंदर जो है आप उस केस के अंदर आप करोगे कुछ तरीके से कि आप जो है वो बेसिकली द रेवेन्यू शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, द रेवेन्यू shall not be recognized. Further, in the scenario where the delayed payments are expected, the transaction amount and the transaction amount and the, तो देखें जहां भी डिलेड पेमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं तो वहां पे आप क्या करेंगे? मैं रिपीट करता हूं, जहां भी भाई डिलेड पेमेंट्स एक्सपेक्टेड होंगी तो डिलेड पेमेंट्स के केस में आप क्या करेंगे? आप करेंगे कुछ इस तरह से कि जो ट्रांजैक्शन अमाउंट्स होंगे वो ट्रांजैक्शन अमाउंट shall be adjusted for the effect of time value of money if the delay could be estimated, or alternatively provision shall be recognized for the, alternatively the provision shall be recognized for the, अल्टरनेटिवली आपको प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। किस चीज के ऊपर प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा? आपको प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा फॉर दी फॉर दी फॉर दी बेड डेट्स अराइजिंग ड्यू टू डिलेड पेमेंट्स। अब आप देखें ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में एक रिस्क था नॉन पेमेंट्स का और डिलेड पेमेंट्स का। तो जो नॉन पेमेंट्स और डिलेड पेमेंट्स था उसके ऊपर हमने जो ना बात कर ली कि आपने क्या करना है। देखें जी, अगर नॉन पेमेंट है तो नॉन पेमेंट में तो रेवेन्यू बुक होना ही नहीं है। अगर डिलेड पेमेंट है तो उस केस के अंदर रेवेन्यू बुक हो जाना है। हाँ भाई, एनीवन वुड लाइक टू ऐड अप एनीथिंग? अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे आवाम जो है ना वो परेशान हो गई विद रिस्पेक्ट टू द कोर्स ऑफ एक्शन, कि जी जब कोर्स ऑफ एक्शन की उसने बात करी ना, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि तुम एज एन ऑडिटर क्या करोगे? जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो कोर्स ऑफ एक्शन सिंपली क्या है कि तुम एज एन ऑडिटर क्या करोगे? तो भाई तुम एज एन ऑडिटर क्या करोगे, तो उसको जरा बात समझ लेना कि तुम यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो तुम्हारे मुख्तलिफ तरह के प्रोसीजर्स हैं वो मुख्तलिफ तरह के प्रोसीजर्स तुम परफॉर्म करोगे विद रिस्पेक्ट टू दीज अबव रिसीवेबल बैलेंसेस। एक तो ये कि इंक्वायर या फिर डिस्कस विद मैनेजमेंट about the estimate of the bad debt likely to arise। उसके अलावा जो है क्या बोलते हैं कि फॉलो कॉरेस्पॉन्ड, क्योंकि ये तो जबरदस्ती की सेल करी है ना, माल बेच नहीं रहा था, आपने जबरदस्ती बेच दिया। आपने कहा बड़े बड़े सड़ेगा, इसका मतलब रिस्क लेके बेच देते हैं। और अगर रिस्क लेके बेच देंगे तो अल्टीमेटली जना क्या बोलते हैं कि शायद दो पैसे तो खड़े हो जाए, लेकिन बात सारी है कि वो दो पैसे गारंटीड थोड़ी थे भाई। वो जो दो पैसे थे वो दो पैसे गारंटीड थोड़ी थे। आपने तो अनगारंटीड अमाउंट के ऊपर सेल करी है यार, आप समझे? आपने अनगारंटीड अमाउंट के ऊपर सेल करी, दो पैसे गारंटीड थोड़ी थे आपको। अच्छा, अब अगर मैं मजीद बात करूं तो मजीद सिचुएशन ये कि आपने डिस्कस करा विद द मैनेजमेंट अबाउट द एस्टिमेट ऑफ द बैड डेट लाइकली टू अराइज। आपने फॉलो करना है कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कस्टमर्स
टू असेस रिकवरी, उसके बाद जो है डिस्कस विद मैनेजमेंट टू रिवर्स रेवेन्यू रिकॉग्नाइज फॉर द customers where payment is not expected. तो जहां कस्टमर से पेमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है वहां पे आपने इसको रिवर्स करना है। अच्छा जी, व्हाट एल्स इज देयर? अगली बात अगर हम करते हैं तो अगली सिचुएशन को इस तरीके से है कि सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड इवेंट्स जो है ना आर टू बी मॉनिटर्ड फॉर द रिकवरी ऑफ द amount due or consider reasonableness of the provision for bad debt recognized, ये आपने कुछ काम करना पड़ेगा। So these are the things that you would actually have to do. जी, if anyone would like to add up anything, let me know. जी, अगर आप में से कोई कुछ add up करना चाहता है तो मुझे बताएं। सही है, एजिंग एनालिसिस के अंदर क्या करेंगे कि जो है वो इंस्पेक्ट एजिंग रिपोर्ट and discuss with management if they have recognized the provision for long overdue debts. यहाँ तक क्लियर है? सही है, तो एक चीज तो ये हो गई। हाँ सही है, सब्सिक्वेंट जो रिकवरी है ना, सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड, उस सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड की रिकवरी को आप देख लेना। तो जब आप सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड की रिकवरी को देख लेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा इफ द पेमेंट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड और नॉट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यहीं पे एक और चीज ये थी कि जी जो है वो आपने 80% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी 11% मार्जिन कमाती है और 20% आपका जो रेवेन्यू है ना वो डिपेंडेंट था फॉर दिस ना। आप देखो, मैं इसमें कुछ थोड़ी सी बात करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू 20% पेमेंट फॉर डिलीवरी इन टाइम। द प्रॉफिट मार्जिन earned by the entity is 11%, whereas the contract for the supply of goods with a that 20% payment will be received if delivery is made on time. The entity will not be able to meet delivery. तो कंपनी डिलीवरी मैच नहीं कर सके, कंपनी डिलीवरी मीट नहीं कर सके। This would mean that the contract is onerous and the
This would mean that the contract is onerous, as the consideration received would be only 80% of the contracted amount. This would mean that the contract is onerous, as the consideration received would only be of 80% of the contracted amount, and hence a provision for the onerous contract is required to be made. Provision for the onerous contract is required to be made. So आपको जी यहाँ पे provision बनाना पड़ेगा onerous contract का. अगर आपने सर onerous contract का provision नहीं बनाया तो काम नहीं होगा. अच्छा जी, again unless there is a exit route available for the United Health Limited under the contract. तो अगर तो exit route available है तो सही है. Exit route available नहीं है तो फिर तो मसले वाली कहानी है. फिर ये हो ही नहीं सकता. आपका exit route होना जरूरी है भाई. Exit route होगा तो सही है, exit route नहीं है तो मसले वाली कहानी है. बगैर exit route के तो आपको entertain करना ही पड़ेगा contract. और जब आप contract entertain करने के लिए जाओगे, I repeat, जब आप contract entertain करने के लिए जाओगे तो उस केस के अंदर जो है वो आपको लॉस होगा, और उस लॉस के लिए आपको you should recognize the loss. अच्छा जी, अब ना ये आपने देखना पड़ेगा. अब इसमें जो है ना ऑब्वियसली आपके पास जो है वो मुख्तलिफ तरह के जो है वो कोर्सेज ऑफ एक्शन होंगे. आपने डिस्कस करना पड़ेगा विद मैनेजमेंट if the contract would still be profitable. उसके बाद जो है क्या बोलते हैं कि डिस्कस या इंस्पेक्ट agreement to confirm if there is an exit clause. आपने इंस्पेक्ट करना पड़ेगा एग्रीमेंट टू कंफर्म इफ देयर इज एन एग्जिट क्लॉज. जी एग्जिट क्लॉज है कोई. अच्छा, फिर उसके बाद जो है क्या बोलते हैं कि डिटरमिन द प्रेजेंट वैल्यू of the losses that are likely to arise because of the inability to deliver on time, and recognize provision if such losses are unavoidable. तो कंपनी को प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना है अगर वो लॉसेस अनअवॉइडेबल है. और आपने इंस्पेक्ट करनी है नोट्स टू द अकाउंट्स स्लैश slash financial statement to confirm that the losses are recognized.
सही भाई, यहाँ तक क्लियर है? हाँ भाई, anyone would like to add up anything to it? ये यूनाइटेड हेल्थ लिमिटेड तो हमने कर लिया, सही है। अब इसी के साथ साथ जो है, अच्छा ये वो क्वेश्चन है जिसमें 2% बच्चा पास हुआ। क्या है? 2% बच्चा पास हुआ। तो मेरे ख्याल में आईकेप का पिछली बार जो एडवांस ऑडिट का पेपर था, वो कोई तकरीबन जो है वो 4,500 बच्चों ने पेपर दिया था। अगर 4,500 बच्चों ने पेपर दिया था और 2% बच्चा पास हुआ है, तो इसका मतलब 100 बच्चे भी नहीं है जिन्होंने सवाल को सही किया पूरे पाकिस्तान के अंदर। हाँ, मैनेजमेंट इंटेंशन टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट भी देख सकते हैं। assess management's intention to complete the contract and the repercussions of not completing it. So ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। सही है जी, यहाँ तक क्लियर है? सही हो गया ना? अच्छा, अब एक काम ये करें कि मैं अब थोड़ा सा सिलसिला और आगे बढ़ाता हूँ। अब इसी सवाल के अंदर जो है क्वालिटी लैब्स लिमिटेड है, क्वालिटी लैब्स लिमिटेड के ऊपर आप आ जाए, इसको देखें जरा। सही भाई, लें 2-3 मिनट ले लें प्लीज, इसको सॉल्व करें।
हाँ भाई हो गया। जी भाई हो गया। अच्छा भाई देखें, अब क्वालिटी लैब्स लिमिटेड के ऊपर बात कर लेते हैं। कहता है up to the last year the group audit team made local site visit to the component auditor team in Spain to review the key audit working papers and attended closing meetings with local management as Spain does not allow the cross-border sharing of health data. However, due to COVID-19, Spain has imposed a strict lockdown and has placed travel restriction which may continue for the at least next 30 days. अच्छा जी, अब क्या होगा और क्या नहीं होगा? अच्छा देखिए, अब बात सारी है कि आप लोगों को एक बात तो पता है ना, ग्रुप ऑडिट के अंदर देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ कंपोनेंट ऑडिटर। आई रिपीट, आपको एक बात तो ये पता है ना कि ग्रुप ऑडिट के अंदर देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर। तो अगर ग्रुप ऑडिट के अंदर जो है वो कंपोनेंट ऑडिटर की इन्वॉल्वमेंट है, तो उस कंपोनेंट ऑडिटर की इन्वॉल्वमेंट के केस में आप क्या करोगे? उस कंपोनेंट ऑडिटर के केस के अंदर जो है वो आप करोगे किस तरह से कि आप विजिट नहीं कर सकते, वहां से डेटा नहीं आ सकता। सो आप ऐसी सिनेरियो में ये करोगे कि आप ऐसे सिनेरियो में ये करोगे, आप कहोगे कि यार जो है ना, क्या बोलते हैं कि अम, क्या नाम है, क्वालिटी लैब्स लिमिटेड ना, क्वालिटी लैब्स लिमिटेड। इस क्वालिटी लैब्स लिमिटेड के अंदर आप सिंपली क्या काम करेंगे? आप कहेंगे कि यार जो है ना, क्या बोलते हैं कि द गैदरिंग ऑफ द ऑडिट एविडेंस gathering of the audit evidence in relation to quality labs
which is a significant component, has become a difficulty due to the COVID restrictions in place. Due to the COVID restrictions in place. In order to ensure that, तो भाई ये तो जो है क्या बोलते हैं, पॉसिबल ही नहीं है वहां पे विजिट करना, कोई डेटा ही नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, अब आप क्या करें? In order to ensure that appropriate evidence is gathered, the auditor may wait for the travel restrictions to be lifted, and if that is not a possibility, then auditor shall consider performing alternate procedures to verify working paper, including जरूरत होगी ना अगर कभी, पता नहीं, to verify working papers, including getting in touch with the component auditors over video conferencing softwares. So ये तमाम की तमाम चीजें जो है ना वो आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी. कोर्स ऑफ एक्शन आप क्या करेंगे? आप कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे कुछ इस तरह से कि when we will be talking about the course of action, तो आप उसमें एक बात तो ये कर देंगे, आप कंसिडर करेंगे कि वेल अगर आप लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन मसला ये कि आपको तो कुछ मिल ही नहीं रही ना, कंपोनेंट ऑडिट की इंफॉर्मेशन तो आपको कुछ मिल ही नहीं रही ना बेटा. वो बोल रहा है भाई वहां पे से हम जाने नहीं देंगे क्योंकि तुम हेल्थ कंपनी हो और हेल्थ कंपनी का हम डेटा इधर से स्पेन से बाहर जाने नहीं देंगे. अब आप तो फंस गए हो ना, एक अजीब हालत में आ गए हो, वो एक अजीब सिचुएशन में ये आ गए हो कि जी जो है वहां पे वो कंपोनेंट ऑडिटर से मुलाकात हो नहीं सकती, हमारी टीम विजिट कर नहीं सकती, वहां से डेटा यहाँ पे आ नहीं सकता. तो ये सारे के सारे मामला एक अजीब सिचुएशन हो गई है ना. तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें करना ये चाहिए कि इसमें आपको जो है ना वो बेसिकली ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स अगर कुछ हैं तो वो लिख दो, और वो यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन में भी लिख दो, जिसमें आप कंसिडर अरेंजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल्स टू इंस्पेक्ट वर्किंग पेपर्स. उसके अलावा जो है क्या बोलते हैं कि रिव्यू past work done by the component auditor to assess the extent to which reliance could be placed on the work of component auditor. Discuss areas of risk with the component auditor. उसके अलावा जो है मजीद आप एक और चीज ये करेंगे कि रिव्यू दी वर्किंग पेपर्स of the interim audit if available, and make an assessment of the activities of the remaining period based on judgment. हाँ, अगर स्पेन में हमारी सेम नेटवर्क फॉर्म है तो विजिट कर सकती है. सेम नेटवर्क फॉर्म इन स्पेन कैन विजिट एंड रिपोर्ट. सही है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन भी आप ले सकते.
तो ये कुछ और चीजें हैं, बट अगेन द पॉइंट इज कि कंपोनेंट ऑडिटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और उस कंपोनेंट ऑडिटर से मसला ये है कि हम जा नहीं सकते और वो वहां से इंफॉर्मेशन भेज नहीं सकता। आई रिपीट, हम जा नहीं सकते और वो वहां पे इंफॉर्मेशन भेज नहीं सकता। आप समझ रहे हैं, हम जा नहीं सकते और वो वहां से इंफॉर्मेशन भेज नहीं सकता, बस मसला ये है। हम जा नहीं सकते और वो वहां से इंफॉर्मेशन भेज नहीं सकता। आप समझें बात को, यू कैन नॉट गो देयर एंड एट द सेम टाइम दे कैन नॉट सेंड द इंफॉर्मेशन। सो मतलब जितना आपके पास जो जो अवेलेबल डेटा और जो जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, उसी की बेस पे आपको अपने तौर पे काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाके काम चलेगा। वरना तो जना क्या बोलते हैं कि काम खराब है। सही है। अच्छा जी, तो ये तो हो गया पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन, कि पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन जो था ना 17 मार्क का, वो हमने कर लिया। और मैं दोबारा बता रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में समझो 100 बच्चों ने ये सवाल सही किया है, आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4500 स्टूडेंट्स। तो ये सिचुएशन थी इस सवाल की। और उसकी रीजन यही है कि जना, मतलब हालांकि अगर सच बात देखा जाए तो सवाल कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट मसला क्या है, मसला हमारे माइंडसेट क्या है, कि वी आर नॉट रेडी टू अडाप्ट टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ सिनेरियो और डिफरेंट टाइप ऑफ अ सिचुएशन। हमारा जो एक जनरली माइंडसेट होता है ना, वो माइंडसेट होता है कि यार एक जैसे ही सवाल आते हैं बस हम वही करते हैं, सुकून से। हमारा माइंडसेट ये होता है। हमारा माइंडसेट अनफॉर्चुनेटली रेडी नहीं होता टू एक्चुअली गैदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम जो ना, वो रेडी नहीं होते, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता। अच्छा जी, अब अगली बात जरा देखते हैं। अगला सिचुएशन ये है, discuss the reporting implications on the group financial statements due to the auditor's inability to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding QLL's financial statements. अच्छा जी, देखें, अब एक बात जरा समझिएगा। QLL is a significant 50% of the total group revenue. It is a significant component. We are unable to gather evidence in relation to this segment. This would mean that as an auditor, there is this is a material pervasive matter for which this would mean that as an auditor this is a material pervasive matter for which उसका मतलब है ये मटेरियल परवेजिव मैटर है फॉर विच sufficient and appropriate audit evidence is not being gathered. Hence, a disclaimer
of opinion is required to be made in relation to this audit with the following implications. अब देखिए मैं एक बात सुने, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको कुछ बात करूंगा, या वी कैन यूज एग्जैक्ट परसेंटेज कि हम कह सकते हैं 67% ऑफ द टोटल ग्रुप रेवेन्यू एंड इट इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट. अच्छा, अब मैं जरा यहाँ पे आयजा की बुक ओपन करना चाहूंगा. मैं चाहूंगा कि जी जो है लेट्स एक्चुअली गो थ्रू द आयजा, ताकि हम जरा कुछ थोड़ी सी रेलेवेंट डिस्कशन कर सकें विद रिस्पेक्ट टू दिस. अगर आप आयजा में आ जाएं तो आयजा 705 मॉडिफिकेशंस का है. लेट्स टॉक अबाउट आयजा 705 मॉडिफिकेशंस. इस पे types of modified opinion, form and content of the auditor's report when the audit opinion is modified. So हम जरा आते हैं और 16 to 29 और A17 to A26. देखो, when the auditor disclaims an opinion due to inability to obtain evidence, the auditor shall state that the auditor does not express an opinion. State that because of the significance of the matter described in basis for qualified, the auditor has not been able to obtain evidence. Amend the statement required by para 24B of ISA 700, which indicate financial statements have been audited. यानी कि जो वहाँ पे हम लिखते हैं ना financial statement have been audited, उसको आप replace करोगे कि जी जो है क्या बोलते हैं कि we were being appointed to audit the financial statement. Okay. When the auditor disclaims an opinion, the following statements are better positioned within the auditor's responsibility for the audit of financial statement. देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, व्हाट हैव आई डन. मैंने यहाँ पे कुछ रेलेवेंट पैराग्राफ्स का डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, और मैंने एक्सट्रैक्ट किया है फॉर अ रीजन. वो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है फॉर अ रीजन, ताकि मैं आपको एक चीज ये कह सकूं कि देखें, जब एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस तरह की सिचुएशन आती है ना, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको ये सब कुछ लिखना है. अब आप देखें, तो आप इसमें क्या कहेंगे with the following implications. उसमें एक चीज ये है कि amend the
amend the audit report where it states that we have conducted an audit to read as we were appointed to audit. एक बात तो ये है कि आपने इसको अमेंड करना है. Under the basis of disclaimer of opinion paragraph, explain the circumstances that lead to the disclaimer being provided. जी आप डिस्क्लेमर दे क्यों नहीं, ये तो बताएं जरा. The key audit matter section of the report shall be removed. The other information section shall also be omitted. So आप एक बात ये समझ लें कि जो ना एज एन ऑडिटर आपको ये तमाम की तमाम चीजें लिखनी पड़ेंगी भाई. ये की ऑडिट, ये अपना डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऐसे नहीं लिख दोगे कि जी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं और बस जनाब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता. You got to make sure, I repeat, you got to make sure कि आप जो ना डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं तो इसमें ये सब कुछ होना है. आपका जो है वो की ऑडिट मैटर सेक्शन भी रिमूव होना है. आपका जो है वो की ऑडिट मैटर सेक्शन के साथ साथ जो है वो अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन भी रिपोर्ट रिमूव होना है. आपने जो है वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन के अंदर सब कुछ बताना है कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन. और एट द सेम टाइम जो है आपने जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये लिखा था कि वी हैव ऑडिटेड, उसको रेक्टिफाई करना है और उसको करेक्ट करके लिखना है कि वी वर बीइंग अपॉइंटेड टू ऑडिट. ये सारा काम आपको करना पड़ेगा. सही है भाई, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है. जी भाई सही है यहाँ तक. ओके, सो वी आर डन विद दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन जो कि बेसिकली समर 2021 का क्वेश्चन नंबर 6 था.
व्हाट आई वुड वांट टू डू इज दैट, मैं चाहूंगा कि मैं इसकी मार्किंग स्कीम को जरा ओपन करूं, सॉरी मार्किंग स्कीम नहीं, एग्जामिनर रिपोर्ट को ओपन करूं, ताकि इनफैक्ट यस आई वुड रादर ओपन अप द मार्किंग स्कीम आल्सो. समर 19, ओके. ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 है ना? क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्वेश्चन A7 की कर दी है, 6B है. खैर वो उससे एग्जामिनर से गलती हो गई है. 6A 6B सही है ना? तो ये से थोड़ी सी गलती हो गई है विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन ऑफ द, नहीं ये समर 19 है यार, सॉरी मेरे से गलती है. समर 21 की मुझे ओपन करनी चाहिए थी. समर 21, ये ओके. evaluation of the issues 6 marks, 1 mark for each course of action. Discussion of pervasiveness of the matter, 1 mark for discussing each reporting implication. 1 mark for discussing each reporting implication. और इसके comments देख लें 6A के. Examinees could not comprehend that when there is a risk of non-payment, revenue is recognized on receipt basis. Consequently, examinees also missed out relevant course of action. Examinees are also weak in evaluation of the highlighted issues. Examinees who identified issues could only mention 1 or 2 courses of action for each issue. Examinees' performance in the issue related to the inability of the group audit team to visit audit component was poor. It seems examinees did not understand the scenarios, as most of the examinees mentioned that group auditor should appoint a component auditor, which was irrelevant. क्योंकि भाई वो तो already था ना, component auditor का मसला थोड़ी है. Now, at most, some of the examinees were able to mention about arranging video call or consider amending the reporting time scales. अच्छा ये बात हमने नहीं डिस्कस करी थी, रिपोर्टिंग टाइम स्केल अमेंड करने की बात भी की जा सकती है. सो आई रिपीट, रिपोर्टिंग टाइम स्केल अमेंड करने की बात भी की जा सकती है. दैट इज आल्सो समथिंग दैट यू कैन डू. अगली बात, examinees mentioned about expressing a qualified or adverse which was incorrect. Disclaimer है, inability to obtain evidence. Examinees who correctly mentioned about disclaiming did not mention the reporting implication or disclaimer of opinion is given. तो जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है तो साथ में आप ये बताएंगे कि भाई कैम नहीं होता, अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन नहीं होगा. आप ये नहीं कहोगे हमने ऑडिट कर दी, बल्कि आप ये कहोगे कि वी वर बीइंग अपॉइंटेड टू ऑडिट और ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी पैरा आल्सो नीड्स टू बी अमेंडेड. तो द पॉइंट इज कि दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू. और अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी तादाद ने ये वाले सारे काम नहीं किए, एक बड़ी तादाद ने सारे काम नहीं किए. So this was the reason that only 2% of the students gained passing marks in this specific question. So summer 2021 का question number 1 है और ये actually about code of ethics है, which is usually very unlikely. जब आप इस तरह की चीजें देखते हैं ना, तो इस तरह की चीजें एक टेबल देखते हुए आपको पहला अंदाजा ये होता है कि शायद ये सवाल एनालिटिकल प्रोसीजर का है. But no, this question was not for the analytical procedure. This question was for the code of ethics. तो अब आपके पास कहता है in the light of ICAP's code of ethics, evaluate the implications of revenue earned from PL, APL, SL, and TL on the firm and suggest safeguards if any available to the firm and the partners. तो आपने ये वाला काम करना है. सही है जी. तो you have got 5 minutes. Try to do this question. 5 मिनट है आपके पास ये क्वेश्चन करने की कोशिश कर. ओके जी. सो देखें, अब इस क्वेश्चन के अंदर आते हैं, जो कि कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन है. और इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहता ही है कि MF मोमिन, शम्स एंड को
is a firm of chartered accountants. The firm, which was initially registered with two partners, namely Momin and Shams, in the year 2011 with offices in Karachi and Islamabad. In 2020, the firm got affiliation with a reputed international firm, namely Missouri Fox. Missouri Fox, which resulted in an increase in clientele of the firm, especially in the province of Punjab. As a result, the firm has established new office in Lahore. You're the quality control partner in the firm. Who are you? You're a quality control partner. You're a quality control partner in the firm. Now, while reviewing the annual revenue earned by the firm for the year ended 31st December 2020, you have extracted the following information from the books of accounts. So आपने कुछ information extract करी है. Now, what क्या information है? Let's talk about it. कहता है you are the quality control while reviewing so and so. Firm's offices Karachi, Islamabad, Lahore. फर्म के पार्टनर है मोमिन, शम्स, अदर्स. अच्छा, कराची ऑफिस का 14,000 या 14 मिलियन रेवेन्यू गिवन है, 140 मिलियन जो भी आपका है. इस्लामाबाद ऑफिस है, लाहौर 13,000 है, फर्म के पार्टनर्स मोमिन का 10,000 है, शम्स का 9,000 है और बाकी जो है वो सबका 23,000 है. अब नाउ व्हाट नेक्स्ट इज देयर? सही है. अच्छा जी, अब कहता है पीएल. पीएल परवेज लिमिटेड, अमीन प्राइवेट लिमिटेड, सलमान लिमिटेड, तानिया लिमिटेड, अदर क्लाइंट्स, consultancy, other services, वगैरह are listed companies, whereas APL is the first multinational client of the firm. All the clients have already reappointed the firm for their subsequent statutory audit. Shams is also entitled to 20% additional commission of the total fee earned from the PL. Of the total fee earned from the PL. कहता है कि in the light of ICAP's code of ethics for chartered accountants, evaluate the implications of the revenue earned from PL, APL, SL, and TL on the firm and suggest the safeguards, if any, available to the firm and the partners. तो आपको बेसिकली जो ना जो रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू के एतबार से जो भी आपने रेवेन्यू अर्न किया है, उस रेवेन्यू अर्न करने के ऊपर आपने जो है वो बेसिकली कमेंट करना है कि इस पे कोई इम्प्लीकेशंस तो नहीं है और एट द सेम टाइम क्या सेफगार्ड्स होंगे टू द फर्म एंड द पार्टनर्स. तो हम बात करते हैं यहाँ पे अबाउट द परवेज लिमिटेड. परवेज लिमिटेड 2730 है रेवेन्यू और ये 14,000 का है. सो 2730 डिवाइड बाय 14,000 इज 19.5%. और ये कराची ऑफिस का, और इसके साथ साथ जो है ना टोटल का कितना हो जाएगा, टोटल जो रेवेन्यू हमारी फर्म का, वो टोटल रेवेन्यू हमारी फर्म का जो है ना वो कुछ इस तरीके से है कि 14,000 प्लस 15,000 प्लस 13,000, 42,000.
6.5%। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऑडिट के रेवेन्यू की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ जो ऑडिट का रेवेन्यू है, अगर मैं कंसल्टेंसी के रेवेन्यू को छोड़ दूं, तो 7630, 7000, 7680, 22310। अगर इसके रेवेन्यू को हम 2730 को 7630 से करें तो ये होता है 36% अप्रोक्सीमेटली। और इसी तरीके से 2730 को डिवाइड बाय 22310 करते हैं, 12.2% आता है। अच्छा, यहाँ पे एक कंसल्टेंसी सर्विसेज से भी रेवेन्यू है, तो आइडियली स्पीकिंग हमें कंसल्टेंसी और इसको मिला के करना चाहिए। तो हम एक काम ये करते हैं कि हम जरा पूरा पूरा इसको जो है ना काम करते हैं इसके ऊपर। ये इसका सवाल का नाम है क्वेश्चन नंबर 1, मोमिन शम्स एंड को, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मोमिन शम्स। और अगर हम इस केस के अंदर बात करें तो आपके पास परवेज लिमिटेड है, 2730 प्लस 500 डिवाइड बाय 14,000, 23%। इस्लामाबाद लाहौर का कुछ नहीं है, मोमिन का कुछ नहीं है, शम्स का है। 2730 डिवाइड बाय 9,000, 30.3% है। अगली बात अगर हम करते हैं तो अगली बात क्या है? अगली बात कुछ इस तरीके से है कि आपको कहता ही है कि आप अगर इसमें मजीद देखेंगे तो मजीद सिचुएशन क्या है। आपके पास अमीन प्राइवेट लिमिटेड भी है, अमीन प्राइवेट लिमिटेड का नहीं बोला, एसएल का बोला, सलमान लिमिटेड का। अगर हम सलमान लिमिटेड की बात करें तो सलमान लिमिटेड के अंदर सिचुएशन क्या है? 4,000 रुपए यहां से रेवेन्यू आ रहा है, 1,500 रुपए यहाँ पे आ रहा है। 4,000 मोमिन का है, 1,500 डिवाइड बाय 14,000, 10.7% ऑफ द कराची ऑफिस। और
अच्छा जी, अगर टोटल पे देखते हैं 5,500 डिवाइड बाय सलमान लिमिटेड का ये 1,500 है, ये 4,000 है। अच्छा, यहाँ भी 1,300 है। 1,300 डिवाइड बाय 13,000, 10%। 16.19% ऑफ टोटल है। और मोमिन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मोमिन को 4,000 रुपए यहाँ से अर्न हो रहे हैं। 40%। तीसरा जो केस है वो तानिया लिमिटेड के बारे में है ना, एपीएल भी देखना। एपीएल को अगर हम देखें, कराची से तो कुछ भी नहीं है, लाहौर से अपना इस्लामाबाद से कुछ भी नहीं है। लाहौर से 1,680 यहाँ, 1,480 यहाँ। आपने टोटल रेवेन्यूज निकालने पड़ेंगे ना, आपको टोटल रेवेन्यूज एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, किसका कितना प्रोपोर्शन है। और उसके हिसाब से क्या कोड ऑफ एथिक्स की 15% की रिक्वायरमेंट को एक्सीड तो नहीं करता। हम्म, सही है ना। अच्छा जी, हाँ जौहर, ये सबसे बड़ा मसला है और ये सबसे बड़ा ट्रैप है
कि ये क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया और अवाम यहीं पे पागल हो गई कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही इतनी कैलकुलेशन करते करते अवाम पागल हो गई कि ये जो ना इस सवाल के चक्कर में बाकी अगले पिछले सारे सवाल जो ना वो खराब हो गए। तो मैं तो हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि भाई ऑडिट रिस्क वाला सवाल जो ना पहले कर लिया करो, बिकॉज ऑडिट रिस्क वाला सवाल जो ना वो एक गारंटीड मार्क्स वाला सवाल होता है और हर स्टूडेंट उसने चाहे कहीं से भी पढ़ा हो उसने ऑडिट रिस्क की प्रैक्टिस जरूर करी होती। अच्छा जी, आखिरी जो है वो यहाँ पे आपके पास है तानिया लिमिटेड। तानिया लिमिटेड ने कराची ऑफिस से 1100 प्लस 200 1300 है। लाहौर ऑफिस से कुछ भी नहीं है, लाहौर ऑफिस से कुछ भी नहीं है। सही है। अच्छा, अगर मैं थोड़ी सी इन जनरल डिस्कशन करूं, परवेज लिमिटेड की बात करते हैं। अगर परवेज लिमिटेड को हम देखें तो परवेज लिमिटेड 23% ऑफ कराची ऑफिस का रेवेन्यू है। एंड 30% ऑफ मिस्टर शम्स रेवेन्यू। सो जो रेवेन्यू है ना परवेज लिमिटेड से, वो 23% है कराची ऑफिस का रेवेन्यू और 30% है शम्स का रेवेन्यू। अच्छा जी, और इट कॉन्स्टिट्यूट्स 2730 प्लस 500 का मतलब था 3230। 7.7% of the total revenue of the firm. However, Mr. Shams is entitled to 20% of the commission earned, 20% commission of the revenue earned from PL by entity, hence his proportion will increase. Although the limit set by the Code of Ethics for the revenue to be less than 15% of the firm's revenue, such limit has not been reached for the PL, but the objectivity of Mr. Shams could be compromised due to his interest in the client PL. Safeguard क्या होंगे इसके? Increase client base for Mr. Shams,
some advisory work supervised by Mr. Shams can be rotated to other partner. Engagement quality control review be performed for all the assignments supervised by Mr. Shams. So देखें बात सारी है कि ओवरऑल हमारी ऑडिट फर्म को कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो शम्स साहब है ना, इनकी एक्सेसिव डिपेंडेंसी, हमारी ऑडिट फर्म को ऐसे कोई मसला नहीं है, लेकिन शम्स साहब को बहुत प्रॉब्लम है। शम्स साहब को बहुत प्रॉब्लम है, शम्स साहब का बड़ा मसला है। तो शम्स की इंडिपेंडेंस एनहांस करने के लिए, आई रिपीट, शम्स की इंडिपेंडेंस एनहांस करने के लिए आपको एक चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि आप शम्स का क्लाइंट बेस जो है ना वो रिड्यूस करें। If assume percentage is used, then can we secure any mark? हाँ, ये सही मसला नहीं। Assumed percentage means कि तुम अपनी तरफ से, अबे नहीं भाई, कैलकुलेशंस करो यार। अच्छा, अगर रॉन्गली कैलकुलेटेड है तो कमा नहीं, 23% ऑफ कराची ऑफिस का मसला नहीं है ना, कराची ऑफिस में तो शायद और भी लोग होंगे, लेकिन ये जो है ना, जो बंदा है, जो पार्टनर शम्स साहब, इनका मसला है। तो ये इसी तरीके से आपने यही अप्रोच अडॉप्ट करनी है फॉर दी अदर वंस आल्सो। तो अब देखें, एक छोटी सी बात करते हैं यहाँ पे। सलमान लिमिटेड के केस में क्या होगा? सलमान लिमिटेड के केस में 16.19% है टोटल रेवेन्यू, और ये मोमिन साहब का भी 40% है। तो आपने करना क्या पड़ेगा,
सलमान लिमिटेड के केस के अंदर आपको सिंपल सी बात है कि ये जो कोड ऑफ एथिक्स है, इस कोड ऑफ एथिक्स की नॉन कॉम्प्लायंस होती है, कोड ऑफ एथिक्स की नॉन कॉम्प्लायंस होती है। तो फिर उस केस के अंदर आपने करना ये पड़ेगा कि जो है आपने जो है वो इस पे एडिशनल जो है ना वो क्लाइंटल्स फाइंड करें, और एट द सेम टाइम इस पे ऐसे ही जो है ना वो ओपिनियन ना दे दें, बल्कि इसको आपने जो है ना वो रिव्यू करना पड़ेगा। सो ये कुछ आपने इस तरीके से इनके ऊपर काम करना पड़ेगा कि लाइक यू वुड हैव टू एक्चुअली टॉक अबाउट सलमान लिमिटेड। का मसला ये है कि मोर देन 15% ऑफ टोटल रेवेन्यू है। कोड की रिक्वायरमेंट इज ब्रीच्ड। मिस्टर मोमिन हैज 40% exposure. So प्री इशुएंस रिव्यू, जिसको कि हम हॉट रिव्यू कहते हैं, बी परफॉर्म। उसके अलावा पोस्ट इशुएंस रिव्यू भी परफॉर्म कर लो इस पे। जिसको हम कहते हैं कोल्ड रिव्यू। तो ये सलमान लिमिटेड पे तो ये काम हो जाएगा। देन उसके अलावा ये परवेज लिमिटेड हो गया, ये सलमान लिमिटेड हो गया। एपीएल थी ना मल्टीनेशनल, कौन सी थी? एपीएल फर्स्ट मल्टीनेशनल थी। तो वैसे तो कोई एज सच मटेरियल नहीं है, लेकिन ये कि पहली मल्टीनेशनल है, तो ये एक गड़बड़ वाली बात होती है। बिकॉज उसकी रीजन है कि आप बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाते हो। आप बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाते हो तो क्वालिटेटिवली सिग्निफिकेंट हो जाती है। ये वाला जो है ना एपीएल, ये क्वालिटेटिवली सिग्निफिकेंट हो जाएगा। आई रिपीट, ये क्वालिटेटिवली सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो मैं रिपीट करता हूं, ये क्वालिटेटिवली सिग्निफिकेंट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? और रही बात तानिया लिमिटेड की, तो तानिया लिमिटेड का तो रेवेन्यू ओवरऑल पूरे रेवेन्यू में बहुत कम है। 200 मिलियन यहाँ है, 1100 यहाँ है, तो 1300 हो गया। तो ये तो बहुत कम है। हाँ, लेकिन शम्स साहब के पास ये पूरा ही है पूरा। तो अगेन जो है ना वो शम्स थोड़ा सा कंसर्न होगा, बट अगेन कोई इतना बड़ा रेवेन्यू भी नहीं है शम्स का इससे। लेकिन ये कि एक हद तक रेवेन्यू। तो कहने का मकसद कुछ इस तरीके से है कि जो एम्प्लॉइज, यानी जो जिन क्लाइंट्स के ऊपर मोर देन 15% रेवेन्यू का एक्सपोजर है, उन तमाम के तमाम क्लाइंट्स के ऊपर आपको उसमें या तो जो है ना व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू एक्चुअली, या तो आपने उसमें जो है ना वो परफॉर्म करना है, एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, या फिर आपने जो है वो अल्टीमेटली क्या करना है, आपने अल्टीमेटली करना कुछ तरीके से कि यू हैव टू मेक श्योर, आई रिपीट, यू हैव टू मेक श्योर कि आप क्या करें, आप करें कुछ तरीके से कि आप जो है वो बेसिकली इसको क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराएं, कुछ ना कुछ करें। ये चीजें आपने करनी पड़ेंगी विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पेसिफिक केस। सही है, मुझे बताएं समझ में आता है? करनी पड़ेंगी विद रिस्पेक्ट टू। जी भाई, समझ में आता है? हाँ, बेसिस फॉर ये, क्योंकि उसकी रीजन है कि भाई देखो ये एक वो है, क्या है, ये एक मल्टीनेशनल है। और एक मल्टीनेशनल के अंदर अगर आप जब वो काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर डूइंग द वर्क फॉर अ मल्टीनेशनल, सो यू वुड ऑब्वियसली वांट टू रिटेन दिस क्लाइंट फॉर लॉन्ग। और जब आप इस क्लाइंट को फॉर लॉन्ग रिटेन करना चाहेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपका जो एक जो एक झुकाव है उसकी तरफ, वो ज्यादा हो जाएगा। दिस इज समथिंग दैट्स गोना हैपन एक्चुअली। सही जी। तो ये आपके पास कवर अप हो जाएगा।